नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वो है 498 ए से रिलेटेड। तो एक कहावत है ना, जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसका समाधान जल्दी ही निकलता है। तो उसी प्रकार से कुछ गाइडलाइन जारी की गई है राहुल चतुर्वेदी जी के द्वारा कि कैसे 498 ए के मिसयूज को रोका जाए। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि सोसाइटी में जो है हर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने 498 एक एक केसेज आ रहे हैं। और ये पहले भी काफी न्यूज़पेपरों में दिखाया जा चुका है कि मैं ये नहीं कहता कि सारे केसेज झूठे हैं, बट ये भी फैक्ट है कि मोर देन 90% जो केसेज है वो झूठे ही होते हैं। इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है कि लड़की जो है इस टाइप की, कोई लड़की घूमने वाली होती है, यार दोस्तों से मिलने का उसका नेचर होता है, पीने खाने का होता है, बट जिस फैमिली में उसकी शादी होगी है उस फैमिली में ये सब चीजें नहीं होती। तो वो लड़की जो है अपने उसी रूटीन पे लगी रहती है, दोस्तों से मिलना, रात बेरात जाना, घूमना। अगर लड़के पक्ष वाले से रोकते हैं तो धमकी देती है कि मैं केस लगवा दूंगी। कहीं बाहर चली जाती है 4-4 5-5 दिन के लिए, और घर वाले जब ढूंढ के लाते हैं तो केस लगाने की धमकियां देती है। तो इस चीजों से जो है लड़के पक्ष वाले डरे रहते हैं कि इसके पास तो ये तो कल को दहेज का केस लगा देगी और हमें बंद करवा देगी, इस प्रकार की धमकियां देती रहती है। तो उस सब के लिए ये बहुत एक फायदेमंद जजमेंट आया और गाइडलाइन इशू की गई है कि इसके मिसयूज को कैसे रोका जाए। तो माननीय जज साहब राहुल चतुर्वेदी जी ने गाइडलाइन दी है कि इसके क्या नाम है 498 ए के जो मिसयूज है उसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने गाइडलाइन में कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि हर जिले में एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए। और जैसे ही कोई एफआईआर या कंप्लेंट होती है तो 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी मेल क्या नाम है लड़के पक्ष की या उसके लड़के के परिवार वालों की। इन 2 महीने की जो टाइम दिया गया है इसको कूलिंग पीरियड कहा गया है। इस 2 महीने में क्या होगा, इस 2 महीने में होगा कि जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या फैक्ट था, वो जानकारी निकालेगी, दोनों पक्षों से पूछेगी कि क्या फैक्ट रियली में फैक्ट था, कि झूठा मुकदमा है या सही मुकदमा है। तो इसमें क्या कवर नहीं है, इसमें कवर नहीं है कि अगर कोई मुकदमा सही है यानी कि सही में ही ऑफेंस हुआ है तो वो जो है इस गाइडलाइन के अंदर नहीं आएगा, वो फैमिली वेलफेयर कमेटी को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि किसी फीमेल को इंजरी आई है या कोई ऐसा ऑफेंस है कि जिसमें लड़के को या लड़के पक्ष को 10 साल की सजा होने का प्रावधान है, तो उस प्रकार के जो ऑफेंसेज हैं उन उन कंडीशन में केस को जो है वेलफेयर फैमिली वेलफेयर कमेटी को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। बट जो और केसेज है जो कि केवल 498 ए के हैं या कोई इंजरी नहीं है या लगता है कि ये झूठा केस जो है लिखवा दिया गया है, तो उन केसेस को जो है फैमिली वेलफेयर कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो कंडीशन क्या है कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की, यानी कि उस कमेटी को बनाने की कंडीशन क्या है। उस कमेटी को बनाने की कंडीशन ये है कि पहली तो कंडीशन जैसे बताई थी कि हर जिले में एक कमेटी होगी। अब उस कमेटी में कौन कौन होगा, उस कमेटी में जो है 3 मेंबर होंगे। अब वो 3 मेंबर कौन होंगे, तो पहला जो मेंबर होगा वो यंग मीडिएटर होगा या कोई यंग एडवोकेट होगा जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो वकालत का, या एक लॉ स्टूडेंट भी हो सकता है जो कि अपनी फाइनल ईयर में हो और किसी गवर्नमेंट लॉ स्कूल से अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा हो और उसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा हो। जो दूसरा कैंडिडेट होगा इस कमेटी का वो होगा कोई ऑर्गेनाइज सोशल वर्कर होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से। तीसरा जो होगा कोई रिटायर्ड सोशल वर्कर होगा। यानी कि ये 3 मेंबर होंगे उस कमेटी के जो फैमिली वेलफेयर कमेटी बनी है। उसके बाद जो है फीमेल और मेल, ये कमेटी को इतना अधिकार है कि ये उस मेल और फीमेल को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है जब इनको इन्वेस्टिगेट करना है। और इसी के साथ इस गाइडलाइन में जो है दोनों पक्षों को ये अधिकार दिया है कि वो अपने साथ गवाह ला सकते हैं। बट गवाह का जो मैक्सिमम नंबर है वो 4 है, यानी कि मेल पक्ष और फीमेल पक्ष अपने 4-4 गवाह ला सकता है अपने साथ जब उनको कमेटी बुलाएगी। 4 से ज्यादा नहीं ला सकता, 4 से कम ला सकता है। उन चारों को ला के अपने उनके जो क्या है उनका बयान क्या है वो नोट करवा सकता है। और क्या नाम है ये कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि क्या रियली फैक्ट है। और दोस्त जैसे ही 2 मंथ हो जाएंगे तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप देंगी, यानी कि वहां भेज देगी, सबमिट कर देंगी। और अगर ये केस रिजॉल्व हो जाता है कमेटी के द्वारा, जो 2 मंथ का कूलिंग पीरियड है उसके दौरान जो इन्वेस्टिगेशन हुई, अगर उसमें ये केस रिजॉल्व हो जाता है तो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उस कंप्लेंट को डिजॉल्व कर देगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर है कि वो उस केस को डिजॉल्व कर दे, यानी कि खत्म कर दे। और अगर नहीं होता है तो फिर जो है ये केस पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
बट इन 2 महीने के दौरान जो है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, यानी कि पुलिस जो है मेल पक्ष को बुला नहीं सकते कि भाई कि तुम पे ये ऑफेंस है, जेल जाओगे जाओगे, इस टाइप की चीजें नहीं कर सकती है। बट हाँ, वो अपनी सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने स्टार्ट कर सकती है। बट ये नहीं कि मेल पक्ष को, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, कि अरेस्ट करने की धमकी दे दी, मेल पक्ष भाग जाता है घर छोड़ के, इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है, तो वो सब नहीं होंगी। इससे क्या फायदा होगा मेल पक्ष को, कि वो अपने आईओ से जाके मिल सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है अपनी अपील लेके कि मेरे पे केस लगा है बेल वगैरह के लिए, तो इस चीज का मेल पक्ष को फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो झूठे मुकदमे लग रहे हैं वो लगने कम हो जाएंगे। अब कंडीशन आती है कि अगर ये केस जो है फैमिली वेलफेयर कमेटी के द्वारा सॉल्व नहीं होता है तो क्या होगा। अगर नहीं होता है तो फिर इस केस को जो है लीगल प्रोसीडिंग के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। पुलिस चाहे तो प्रेस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, जैसे कि पहले ही बताया था कि पुलिस सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड। तो या तो जो उन्होंने सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन करी थी उसी के बेस पे वो आगे बढ़ सकती है, और जो उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है उसमें एड ऑन कर सकते हैं, या फिर वो अपनी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। और क्या नाम है कि एक कंडीशन और ये है कि पुलिस जो है जो उन मेंबर्स को एज एविडेंस कंसीडर नहीं कर सकती जो लोग वेलफेयर फैमिली वेलफेयर कमेटी के दौरान एज एविडेंस यूज किए गए थे, चाहे मेल पक्ष के द्वारा किए गए हो या फीमेल पक्ष के द्वारा यूज किए गए हो। तो उनको जो है एज ए गवाह पुलिस यूज नहीं कर सकती। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है पुलिस अपने चार्जेस लगाएंगी, जो भी ऑफेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग चार्ज लग के और आगे की प्रोसीडिंग होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो जो है आपकी नॉलेज के लिए बनाई गई थी, ताकि आप के साथ या कि इस टाइप का झूठा मुकदमा दर्ज ना हो, या फिर कोई आपके नॉन के साथ ऐसा होता है तो आप ये जानकारी दे सकते हो कि आप इस प्रकार से अरेस्ट होने से बच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए।